नमस्कार मित्रों। देश दुनिया में एक्टिविटीज बहुत तेजी से चल रही है। वैसे दुनिया में तो जंग चल रही है, कोहराम मचा हुआ है जंग का। ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में भी, और उधर चीन, ताइवान, फिर रूस, यूक्रेन, ये सब कुछ तो चल ही रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चल रहा है। लेकिन उसके बीच में हमारे यहाँ राजनीतिक घमासान एक और शुरू हो गया। एक नई पॉलिटिकल बैटल शुरू हो गई है चुनावों की। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है और पुडुचेरी है। 4 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें चुनाव होने, कार्यक्रम घोषित कर दिया है। लेकिन अब उन चुनावों को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। क्या होगा? ममता बनर्जी बनी रहेंगी? हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या करेंगे? तमिलनाडु में स्टालिन साहब सरकार को बचाए रखेंगे, और लेफ्ट पार्टी की सरकार जो अकेली बची हुई है केरल में, वो बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? और एनडीए का पुदुचेरी में भी अपना कब्जा बरकरार है। लेकिन उससे भी ज्यादा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर थी, वो अभी पूरी हुई नहीं है। तो क्या चुनावों का नतीजा होगा? चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे देखा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इसका सुपरविजन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हिंसा को लेकर भी सवाल है। जो फीस है वो कम कर दी गई है, चुनाव कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे द हॉट शीतल में हमारे मित्र शीतल पी सिंह साहब के साथ, जो हिंदुस्तान और दुनिया की राजनीति और जो अरे 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 उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में तो वो लोकतंत्र को ठोक ठोक के मजबूत करने में लगे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्य नहीं नहीं चुनाव आयुक्त नमस्कार साहब ने कर दिया घोषित कार्यक्रम, जी। और आप जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो अब कार्यक्रम बना, इससे और मजबूत हो जाएगा देश? अ, देखिए, ये बात मैं जहां भी इस पर होती है, अगर मौका मिलता है, टेलीविजनों पे तो मौका नहीं मिलता, वहां सेकंड्स में कुछ वो सूक्तियां चाहते हैं, वो हम लोगों से हो नहीं पाता, और वो कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो वो एक अजीब गुफा पैक है। वहां अपना चेहरा वेरा दिखा लेते हैं हम लोग। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के कार्यक्रमों में ये उदारता रहती है कि भाई वाकई मन की बात कर ली जाए। तो इस विषय पर जो बात है, जो वहीं रुकी हुई है जहां से ये पैदा हुई थी, और वो है 2 मार्च को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 2023 में इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट्स हो हमारे यहाँ, क्या प्रणाली हो उसकी, उस पर जो एक जजमेंट आया था। ये केस था अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चूंकि थोड़ा स्मृति भाई अब उम्र हो गई है, बहुत याद नहीं रहता, इसलिए मैंने लिख रखा है, लिख के पढ़ रहा हूँ। तो जी। इसको स्वीकार करिएगा दर्शकों। तो क्योंकि डेट्स वगैरह और कई बार छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती हैं, जिसको पकड़ के लोग जो है पिटाई करते हैं। तो खैर, उनका हक है, वो बिल्कुल सुधारते रहिए, हम लोगों को कहीं गलती न करने दीजिए, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं लोगों को सामना करने की। इस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं कि उनको बार बार दोहराया जाए, क्योंकि वो करेक्ट नहीं हुए, बल्कि जजमेंट में जो शंकाएं थी वो पुष्ट हो गई। गड़बड़ी ये हुई। अब इस जजमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, इसमें मेरा ख्याल है 5 जज रहे होंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं देख पा रहा हूँ इसमें। कल ऐसे तो 5 जज रहेंगे। 5 तो थे। तो इसमें वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन, ये जजमेंट का पार्ट ही है, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ दे रहा, फिर अनुवाद हम लोग दोनों लोग कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो वो एक इस इंस्टीट्यूशन को, कोई भी किसी भी फोरम पर इस पर जो डिबेट होती है, और ये हमारे प्रस्तावना में भी, जब संविधान की प्रस्तावना की बहसें हुई थी, उसमें अम्बेडकर साहब वगैरह ने भी इन्हीं चीजों पर एम्फेसिस किया था। कोर्ट उन्हीं से हवाला लाया है, और यहाँ पे आके वो इन चीजों को वर्ड्स दे रहा है। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयरफॉर the election commission must be independent of the executive। अब यहां से बात हमें शुरू करनी। ये करीब उन्होंने 3 पैरे इस बात पर लिखे हैं, और जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से ये आर्गुमेंट ड्रॉ किया है। और वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन हो, वो उसमें कहीं ये संदेह नहीं रहना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो इस समय की सरकार है, सरकार उसका उसमें कोई रोल है, उसके नियंत्रण में, उसकी नियुक्ति में, और या उसको प्रभाव डाल सकने में, ये नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है
इस पीठ के आदेश का कि संविधान की भावना ये है, और लोकतंत्र के तर्क भी उन्होंने दिए हैं दुनिया भर के लोकतांत्रिक तर्कों से। मैं बहुत 2-3 चीजें उसमें से बस पढ़ते जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इफ द बॉडी कंडक्टिंग इलेक्शंस इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट of the day, the idea of free and fair elections itself is compromised. ये भी कहा, ये सब उसी के कोट है। फिर when the executive alone effectively controls appointments, the independence of the commission can be undermined. अब आप देखिए कि जो हमने कानून बनाया, उस कानून के तहत क्या कर लिया कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री, जो जाहिर है उनकी सरकार का, और लीडर ऑफ अपोजिशन ये काम करेंगे। तो 2 और 1 का फैसला पहले से ही सरकार के पक्ष में हमने कर दिया। तो ये जो आदेश है इसकी तो सीधे अवहेलना हो गई, इस भाषा की तो सीधी अवहेलना हो गई। वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे नियुक्त करिए कि उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसे। उसमें एक और शब्द कि इट्स सेल्फ कंप्रोमाइज। तो यस, अब ये जो चीजें हैं इनकी अवहेलना, चूंकि उसी के 3 महीने बाद वो हमने कानून बना लिया और कानून में ये कर लिया और उसके जरिए अपॉइंटमेंट कर दिया। अपॉइंटमेंट किसका किया? जो मंत्री एडिशनल जोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, वो होम मिनिस्टर थे हमारे, गृह मंत्री, उन्हीं के दफ्तर में उनके नीचे 5 साल तक जिन्होंने काम किया, वो जो 5 साल उनके असंख्य चित्र है इसके, और अगर आप एडिटिंग में आपको मौका होगा तो एक आध लगा दीजिएगा कि बैठे हुए हैं पैर टेढ़ा किए हुए हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, चूंकि थोड़े से तगड़े से हैं, वो पेट वेट है तो आराम से बैठते हैं जब वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनसे मिलने आते हैं कई स्टूल टाइप बैठक पे रहते हैं। उन चित्रों का राजनीति में प्रयोग होता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसे अनेक चित्र हैं जिसमें हमने पाया है कि जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये फाइल लेके खड़े हुए हैं और वो बैठे हैं जैसे बैठते हैं, भाई है वो गृह मंत्री है, बैठेंगे। लेकिन वही 5 साल उनके नीचे रहे, पहले गृह मंत्रालय में ही रहे, फिर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में रहे, दोनों उन्हीं के पास हैं, और उसके बाद आपने उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। उनकी बेटी जो दूसरे कैडर में थी, उनको उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा कैडर है आईएएस का, वो दे दिया, और उत्तर प्रदेश का सबसे रिच जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पोस्टिंग के लिए जाने क्या क्या होता है, नोएडा का उनको डीएम बना दिया, अभी यंग ऑफिसर है। तो इसके बाद अब कोई बात रह जाती है कि हम ये कहें कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं और हम बिल्कुल संविधान में विश्वास करते हैं और हमारा लोकतंत्र जो है हजारों साल पुराना है और हम तो आदतन लोकतांत्रिक हैं और फलाना है ढिमाका। इसका क्या मतलब है? जब हम जी यहाँ से ही बात शुरू होती है। अब उसके बाद उनके हर फैसले कोर्ट में जाना पड़ रहा है लोगों को लेके जो विपक्ष में है। ऐसे पहले आयुक्त हुए हैं, मैं ये भी देख रहा था, संख्या आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा, इंप्रूव होती रहती है, कि जिन पर लगभग हर राज्य को उनके विरुद्ध कोर्ट में आना पड़ा है, चाहे चुनाव के पहले, चाहे चुनाव के बाद, और चाहे चुनाव के बीच में, और चाहे इस जो उन्होंने एसआईआर नाम की एक कार्यक्रम चलाया है उसको लेकर। तो लगातार मतलब उनके फैसले लीगल स्क्रूटनी के लिए चैलेंज हो रहे हैं। उनको आपने इस तरह से कानून बदल के बना लिया, तो आपने इस आदेश की सीधे अवहेलना कर दी। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा करती है तो जो निष्पक्षता की बात है, जो हमारी उम्मीद है कि चुनाव आयोग किसी भी लोकतंत्र में, अगर चुनाव आयोग पर ही निष्पक्षता पर अविश्वास रहेगा तो फिर लोकतंत्र पर भी अविश्वास उसके साथ साथ बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए हम यहीं से, मैं चाहता हूं जब भी मौका मिले, चूंकि ये मौका टेलीविजन पर मिल नहीं सकता और आपने ये मौका दे दिया है, तो मैं सारे दर्शकों को इससे उद्वेलित करना चाहता हूं, आप बताएं कि ये कैसे सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसको सही कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, ज्यादा जरूरी, और आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए। लेकिन अब इसका एक और पक्ष है जो सरकार या जो सत्तारूढ़ दल है वो कर, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे पहले ये भी कहा था कि जुडिशरी का कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो अपॉइंटमेंट को लेकर। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है, संसद ने उस कानून को पास किया, तो ये संसदीय अधिकार का इस्तेमाल किया। कोई नोटिफिकेशन तो सरकार ने जारी नहीं किया, पहली बात।
दूसरी बात, ये कानून भी कोर्ट में गया हुआ है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई उस तरह से आपत्ति जाहिर नहीं की या कोई फैसला नहीं सुनाया। तो जो व्यवस्था है उसको हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो व्यवस्था कानूनी तौर पर ठीक चल रही है। व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, लेकिन संवैधानिक तो उस तरह से है। एक जो सवाल और होता है, शायद आपने नहीं किया, कि कांग्रेस और लोग करते हैं कि इसमें जो इम्यूनिटी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को, उसको लेकर भी सवाल हुआ। तीसरी बात, आपने होम मिनिस्टर और उनके अंडर में काम करने का जिक्र किया ज्ञानेश कुमार जी का। मैं पर्सनल नहीं होता, लेकिन जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर्स बनते हैं नॉर्मली वो आईएएस ही ऑफिसर्स होते हैं, टॉप ग्रेड आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट। और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कभी ना कभी तो सरकार में रहे ही होंगे, मतलब अमित शाह के पास रहे हो, किसी के पास रहे हो, प्रधानमंत्री जी के पास भी रह सकते हैं, किसी और के पास भी रह सकते हैं। और जैसे टीएन शेषन साहब, जिनका जिक्र हम बहुत करते हैं ताकत के साथ, वो तो राजीव गांधी जी के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी होते थे। तो अब उससे तो आप कैसे रोक सकते हैं, कहाँ से लाएंगे नया के, और ये तय करना कि नहीं उसको नहीं लेना जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं उनके फैसला करने वाले हैं। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई जो आपने सवाल उठाए, उन पर जो सब लोग करते हैं कि भाई ये क्यों आप जोड़ते हो। अब वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनकी बिटिया या जो रिलेटिव्स हैं वो आईएएस हैं, अब क्या अपराध कर दिया उन्होंने कि वो आईएएस है तो ये अपराध हो गया। और कहीं ना कहीं तो अपॉइंटमेंट होगा उनका, नोएडा में हो, लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, बाराबंकी में हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है चुनाव के फैसलों पर। बिल्कुल, ये सब आपने जो कहा ये सब तर्क आते हैं सरकार के लिए, जो प्रवक्ता वगैरह होते हैं वो इन सब तथ्यों को लेके आते हैं। उन्हीं के तर्क हैं। बिल्कुल। अब मैं इस पे एक आता हूँ। देखिए, हम लोग या मैं कम से कम या आप भी पूरे जीवन में हम लोगों ने जो काम किया उसमें ज्यादा वक्त ऐसा था, चूंकि हम लोगों की खासी उम्र हो गई, कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी। थोड़ा सा बीच में ऐसा हुआ कि मिली जुली और तरह तरह के प्रयोग हुए हमारे यहाँ, फिर एनडीए आ गया। आप तो मतलब अब हम लोगों ने एनडीए का भी अच्छा खासा कार्यकाल देख लिया। 12 साल मोदी जी हो गए और 6 साल हम लोगों ने अटल जी को देखा है, तो 18 साल अब एनडीए के भी देख लिए। यानी हमारे अपना जो भी जीवन है पत्रकारिता का 40-42 साल 45 साल। आजादी के हिसाब से देखें, हिंदुस्तान के भी उम्र के हिसाब से देखें तो 1/4 हो गया। तो अच्छा खासा समय हम लोगों ने देख लिया। एक तर्क हमेशा, जब हम लोग उस समय जब वो कांग्रेस वाले होते थे तो उस जमाने में भी बहुत सारी चीजों पर, सब चीजों पर बात होती थी और खूब आलोचना होती थी। उनके जमाने में हम ये कहेंगे कि तुलनात्मक रूप में हमने ज्यादा आजाद ढंग से काम किया और हम इनसे इस दौर से कम उंगलियां हमारे ऊपर आती थी और हम लोगों को ज्यादा बर्दाश्त किया जाता था। इस समय बर्दाश्त तो नहीं है। अब इसी मुद्दे पे आते हैं। उस समय तो गलतियां थी भाई, ये गलतियां जो आज आप कह रहे हैं हम इससे पूरी तरह सहमत हैं, इससे भी आगे की चीजें हम कह सकते हैं थी। लेकिन ये नहीं होता कि दो गलतियों की वजह से गलतियों को सही मान लिया जाए। दो गलतियां एक सही का उत्पादन नहीं करती। वाजिब नहीं और ठहरा सकते। पहले वाले ने कोई गलती की है इसलिए हमें गलती का अधिकार मिल जाए, ये भी कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। तो इस तरह की जो भी व्यवस्था है ये सही है कि शेषन साहब तो एक जमाने में वो राजीव गांधी के बुलडॉग कहलाते थे, कहलाना खुद ही शायद उन्होंने कहा था कि मैं तो उनका बुलडॉग हूं। लेकिन जब वो इस पद पर आए और उस पद पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनकी वजह से कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं तमाम लोग भारी प्रभावित हुए और फिर बुलडॉग को झेलना किसी के बूते से बाहर हो गया। वो भी उन्होंने करके दिखाया और इसी वजह से इस पूरे चुनाव से संबंधित जो भी चर्चाएं होती हैं उनके नाम के बिना अधूरी रह जाती हैं। और आज हम भी लेने को बाध्य हैं कि जब उनके पास वो पद आया तो उन्होंने वो अपना कद दिखाया जो उस पद के अनुकूल होना है और उसकी फिर प्रथा चल पड़ी। बाद में ये हुआ कि 1 की जगह 3 हो जाए, थोड़ा बैलेंस करने की बात आई, वो सब भी चेंज हुए। तब तक कानून हमारे यहाँ नहीं बना था और तब तक ये जो ऑर्डर मैंने 2 मार्च 23 का दिया, इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। तो ये परिस्थितियां तब भिन्न थी, लेकिन वो ठीक नहीं थी, उससे हमारी बिल्कुल सहमति नहीं। तरीका वो गलत था और उसको गलत कहा गया और उसको ठीक करने की विधि बताई गई। ये एक धारा है आगे बढ़ने की। वो धारा नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की, उस गलती के लिए अब हम भी गलती करेंगे और उससे ज्यादा बड़ी गलती करेंगे
और ऐसा तो हो सकता है, ऐसा होता है, ये तो ठीक नहीं है भाई। एक बहुत मतलब एक पवित्र सी भावना है उस जजमेंट में, क्या हम उस पवित्र भावना का आदर कर रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। आप चूंकि आप सत्ता में हैं, आप ढिठाई से अपने तर्कों के पक्ष में पुरानी गलतियों को लाके बार बार इस पर जिद कर सकते हैं और कहेंगे देखिए अब सब चीज कानून सम्मत है, कोर्ट में है, कोर्ट कर दे। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने जिसने वो फैसला दिया था, जिन लोगों ने दिया था, उनमें से अब कोई उस जगह पर नहीं है। जो नए लोग हैं, संभवतः उनकी राय वैसी हो ना हो, या वो उस प्रायोरिटी को उस तरह से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या वो हमें नहीं मालूम कि उनके ऊपर कितना काम का और किस तरह चीजों का दबाव है कि जिस वजह से वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन संभव परिस्थिति यह है कि वो अभी सुनवाई में नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसे असंख्य मामले हैं जिनमें कुछ फैसले हो चुके हैं और फिर वो चैलेंज हुए हैं, और दूसरे फैसले होने में कई बार दशकों, कई बार उससे मतलब बहुत समय लग जाता है, कई बार वो अनुत्तरित ही पड़े रहते हैं। जैसे दिल्ली सरकार के बहुत सारे फैसले हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले बदल दिए गए, ऑर्डिनेंस वगैरह लाके, वो सब अंडर चैलेंज है। अब तो केजरीवाल जो चैलेंज करने वाले थे वो वहां से जा चुके हैं, और कुछ पिटीशंस राज्य सरकार ने विड्रॉ कर ली हैं। अब वो लड़ी नहीं रही उन सवाल पे, चूंकि अब वहां बीजेपी की सरकार आ गई है। तो केंद्र में भी जिन्होंने ऑर्डिनेंस लाए और राज्य में भी वही, तो उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया, वो मुकदमा ही नहीं रह गया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक आदेश था, उसके अनुपालन को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। इस तरह के मामले, तो ये एक टेक्निकल पोजीशन है। लेकिन क्या इस टेक्निकल पोजीशन से जो मॉरल पोजीशन इस जजमेंट की है वो बदल जाती है? नहीं। ये मेरा आर्गुमेंट है इसमें। और एक नागरिक के नाते बिल्कुल मैं ये अपेक्षा करने की कोशिश करता रहूंगा जब भी मुझे जहां भी मौका मिलेगा कि हमारे चुनाव आयोग के बारे में या हमारी ऐसी किसी भी स्वायत्त संस्था के बारे में जिन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन और के अनुपालन में बनाया है और चलाया है, उस पर उंगली उठाने की गुंजाइश कम से कम रहे और उस पर लोगों का विश्वास ज्यादा से ज्यादा रहे। ये नागरिक प्रयास करने की कोशिश, और एक पत्रकार होने के नाते इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते रहेंगे। जी ठीक है। एक चीज और समझनी थी इसमें कि भाई जो हमने सीईसी को लेकर कहा, जो प्रोसेस बन गया वो बना हुआ है, अभी जो उसको चैलेंज किया गया, जब फैसला होगा। अब सीईसी की पहचान के लिए जैसे सेशन साहब से और गणेश कुमार जी दोनों से कंपेयर करते हैं कि वो एक जमाने में बुलडॉग कहलाना पसंद कर देते, लेकिन आपने दिखाया बाद में जब पद मिल गया तो। अब वहां पर कोई ये जो सिस्टम हमने सिलेक्शन का किया है उसमें एक्सरे तो लगवाएंगे नहीं। आप चाहते हैं एक्सरे मशीन लगवा दें कि स्पाइन देखकर करें तय? नहीं, अब ये तो क्या पता है किसी को कि क्या होता है। आदमी की पहचान उसके काम से होती है। हाँ नहीं, तो वो काम तो वो तय करेंगे ना सिलेक्शन करने से पहले, सिलेक्शन के मुद्दे पर मैं उससे राय से आपकी सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या बदलाव ऐसा किया जाए कि जिसको लेकर, और जुडिशरी को भी शामिल कर लिया, अभी तो जुडिशरी पे ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, तो बदलाव तो उसी को सही किया जाए जो गलती की गई। कानून जैसे आपने बना लिया है, आपके पास आज बहुमत है, आप बहुमत की वजह से ऐसा कानून बना सकते हैं मतलब नियम के अनुसार। लेकिन जो बहुत, भाई कोर्ट तो नैतिक होती है। ये जो कोर्ट का फॉर्मेशन है या प्रेस का फॉर्मेशन है, इसके पास कोई नैतिकता के अलावा कोई पावर थोड़ी है। मैं उसको लेटर एंड स्पिरिट की तरह से देखता हूँ कि आप स्पिरिट तो कम से कम समझिए उसकी। हाँ, तो आपको अब भाई आपने बना लिया, आप देख रहे हैं उससे लिटिगेशंस बढ़ गए, उससे विवाद बढ़ गया, उससे संवाद खराब हो गया, उससे लोकतंत्र पर शंका बढ़ गई, उससे दुनिया में अध्ययन करने वाली जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र का, उन्होंने हमारी डिग्रेडिंग कर दी। तो आदमी जो भी कुछ मतलब हम जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी है संसद है, जो भी है सरकार है, ये सब बेहतरी के लिए हम कोई चीज करते हैं या बदतरी के लिए? जब प्रकट है कि इससे बदतरी हो रही है तो हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या हम जिद करेंगे कि नहीं हमारे पास राइट है कानून बनाने का, हमारे पास संख्या है, हमने बना लिया, अब आपको मानना पड़ेगा। ये तो भावना उस आदेश की भी नहीं है, ये हमारे संविधान की भी नहीं है, और ये कोई इसको तरक्की कैसे कहा जा सकता है? जी, एक चीज और समझनी थी सर, जब आज इस पर बात करें, क्योंकि नहीं मौका मिलता इस सब पर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे ख्याल से। हो सकता है लोग इसको पसंद करें, लेकिन हम लोगों की दोनों की इस तरह की इच्छा होती है। इस कानून में एक इम्यूनिटी की बात की गई जिसको कांग्रेस बार बार सवाल कर रही है और अपोजिशन लीडर। बहुत जरूरी बात।
जी समझता हूँ, आपसे उसको करेक्ट कीजिएगा मुझे, कि इम्यूनिटी कानून में संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को दी जाती है, उसका पर्पज होता है कि वो सरकार से ना डरे फैसले लेते हुए। एक्चुअली इम्यूनिटी का पर्पज होता है ये, कि वो सरकार के खिलाफ फैसले करने में या सरकार की राय से अलग जाते वक्त डर ना लगे कि भाई नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहाँ हम इसको उलट तरीके से देखें, विपक्ष उस इम्यूनिटी पर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई उनको नहीं हटा सकते, हटाना तो वैसे भी मुश्किल काम है, वो इम्यूनिटी हो या नहीं हो या फैसला नहीं हो सकता। तो आप इस इम्यूनिटी के मिसयूज को देखते हैं या इम्यूनिटी के बारे में जैसा मैं सोचता हूँ उससे अलग आप राय रखते हैं? नहीं, इस बारे में तो ऐसी इम्यूनिटी इस देश में किसी संस्था को या किसी संस्था प्रमुख को कहीं नहीं दी गई है। उनको तो यहाँ से जब वो रिटायर हो जाएंगे समय के बाद, उसके बाद उनके पूरे जीवन में उनके किए गए फैसलों पर हम कोई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। इम्यूनिटी इस लेवल की फायदा तो यही होना चाहिए कि सरकार के खिलाफ भी आप खड़े हो सके। एक्चुअली यही बिल्कुल आपने एकदम सही, एकदम पिन पॉइंट किया यही बात। अब चूंकि विपक्ष कह रहा है तो वो ये है कि भाई विपक्ष कह रहा है हम नहीं मानेंगे वाली बात है। लेकिन भाई ये बात तो करिए, चूंकि बात अब कहीं होती नहीं है। संसद जो है 135-40 दिन की जगह 55 दिन होती है। 55 दिन में जब उसके घंटे निकाले तो वो भी बहुत कम हो गए हैं। उसमें बाइकआउट्स हो जाते हैं, तो किसी बात पर बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ संवादहीनता हो रही है। जो सर्वदलीय बातें होने का की एक सभ्य व्यवस्था थी, वो भी बहुत दुनिया से गायब ही हो गई है। अब तो युद्ध वगैरह में भी हम कोई बात नहीं करते। तो संवादहीनता से क्या हो रहा है, लोकतंत्र की क्षय तो संवादहीनता से ही होती है। और संवादहीनता के जो भी फोरम्स हमारे पास है, कोर्ट में सुनवाई के लिए वक्त नहीं है, संसद के पास भी वक्त नहीं है, तो बात होगी कहाँ? अगर लोकतंत्र में बात नहीं होगी तो कैसे उसका इलाज होगा? तो समस्या ये हो गई है कि सरकार सिर्फ संख्या दिखाती है और सफलता दिखाती है। सरकार के दो तरकार हैं इस दौर में, जो बहुत ही मतलब अलोकतांत्रिक है कि भाई हमारे पास हम जीत के आए हैं। एक तो ये बताती है हम चुनाव जीत रहे हैं लगातार, तो जनता हमें ये मैंडेट दे रही है कि हम करें ऐसा। दूसरे वो कह रहे हैं मेजॉरिटी है, फैसले मेजॉरिटी से होते रहे हैं, हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, हम उसका अनुपालन करके कर रहे हैं, हम कानून बना सकते हैं, हम कानून बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें कुछ बुलडोजर टाइप बातचीत की जगह बुलडोजर वाला इस्तेमाल जो है, जो इन दिनों हमारे यहाँ एक प्रचलन में शब्द ये दुर्भाग्य से आ गया है, और जो बहुत जगह है, मतलब किसी भी सभ्य समाज में जिसकी आलोचना होना स्वाभाविक और हो रही है, लेकिन अब चूंकि वो सफलता का पर्याय बन गया है, तो हम लोगों ने हर चीज को सफलता से नत्थी कर लिया है। अगर सफलता की बात होगी तो फिर कोर्ट्स और प्रेस, इन दोनों का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा लोकतंत्र में, क्योंकि ये तो सफलता से इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हमेशा सफल हुए लोगों को चैलेंज करते रहे हैं। इनका तो हमेशा काम ये रहा कि जो सफल होके आए हैं, वो सफल लोग जब अपना कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि है तो उस पर उंगली रखने का काम ये दोनों संस्थाएं करती हैं। और इनके पास सिर्फ नैतिक बल है, इनके पास तो कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको छीन लेंगे तो आप ये जिद कर सकते हैं, आप कहेंगे कि आपके पास संख्या है, आप चुनाव जीत गए हैं, तो फिर तब तो सारी बातचीत खत्म है। फिर जी, जैसे कोई जगह नहीं। अक्सर कहता हूँ कि जो संसदीय व्यवस्था में हमारे मित्र लोग, आपके भी मित्र हैं, वो ये सवाल करते हैं भाई ये मोशन लाए गिर गया। मैंने कि मोशन लाने का गिरना वो तो कभी भी किसी भी सरकार में होगा ही, कि सरकार के पास ही मेजोरिटी होगी। हर सरकार में विपक्ष के मोशन गिरते ही हैं, स्वाभाविक क्रिया है। हार जीत का प्लेटफॉर्म नहीं है, अपनी वॉइस का प्लेटफॉर्म है कि आप उस इशू को रखें, क्योंकि मोशन तो हर एक ही गिरेगा, फिर तो व्यवस्था ही ना रखें। खैर, लेकिन अब बात करते हैं कि आज जो फैसले अब हो गए हैं और अब ये एसआईआर के बीच में पश्चिम बंगाल समेत जो 5 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल को थोड़ा समझाइए ना, क्या होगा क्या? पश्चिम बंगाल को हम वहां भी समझने बैठे थे, लेकिन वहां समय नहीं होता। तो उस पर जरूर आपने बहुत बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था, और बाद में मैं भी उसको इको कर रहा था कि जो परिस्थिति है उससे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां, जो वैधानिक तैयारियां हैं, यानी मतदाता सूची तैयार हो जाए, ये समय पर हो पाना संभव नहीं लग रहा। सॉरी, ये समय पर होगी इसकी संभावना नहीं लग रही है। लेकिन अब ये है कि
सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे लीगल एलिमनी जो है उनके, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत कदम बढ़ा लिया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट पर कई बार इस तरह के फैसलों में कहा गया है, जब जब उसने एग्जीक्यूटिव का रोल अपने हाथ में लिया है, तब तब उसकी इस बात के लिए लीगल एल्यूमिनी के जो लोग हैं वो आलोचना करते पाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में ये चीज नहीं शामिल करनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे। एग्जीक्यूटिव से काम कराने का काम है सुप्रीम कोर्ट का जी। वो अब लेकिन अब ये फैसला हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक जिम्मेदारी ले ली है। मुझे लग रहा है कि ये सब मिलजुल के हम फंस गए हैं और बंगाल के चुनाव में समय पे सब चीजें हो जाएंगी, इस पर मुझको भारी शंका है, और वो दुरुस्त होंगी इस पर तो और बड़ी शंका है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही उसने अपने आप को भी इस फैसले से कठिनाई में डाल लिया है और इस मामले को भी कठिनाई में डाल दिया है, जिसके आधार पर हमारे हर उस मतदाता को मतदाता सूची में होने का हक इंप्लीमेंट होना चाहिए जो मतदाता होने की योग्यता रखता है, और हर उस गैर व्यक्ति को जो मतदाता होने की योग्यता नहीं रखता सूची से बाहर होना चाहिए। ये जो काम है, ये जो लक्ष्य है, मुझे लग रहा है कि समय पर उस ढंग से पूरा नहीं होगा जो उम्मीद की जाती है। एक तो ये मामला फंस गया है और चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उसके लिहाज से जो समय बचा है, जिस पर थोड़ी बहुत बात कल वाले कार्यक्रम में जब आप भी थे तो हो पाई थी, उसमें तो भाई गिनती करने पर, चूंकि सब मनुष्य इस काम को कर रहे हैं, मशीन नहीं, और मनुष्यों की एक सीमा काम के जरिए नजर आ रही है, तो वो गिनती पूरी होती नहीं नजर आ रही है। तो ये तो एक बहुत कठिन जंक्चर आ गया है। मैं भी इसको बहुत एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ आप भी बताइए। नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, इसीलिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एसआईआर कंप्लीट नहीं हुई और तब भी इलेक्शन हुए, जो प्रोग्राम घोषित कर दिया, तो फिर हम क्या उस पर भरोसा करें जो लिस्ट है आज की तारीख में? कैसे हो पाए? अगर ये लिस्ट पूरी नहीं बन पाई तो फिर ये तो एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि बिना पूरी लिस्ट हुए आप कैसे चुनाव करा रहे हैं। या तब उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट एक नया ऑर्डर लाए कि हम तब तक इस चुनाव को पुरानी लिस्ट पे करा लेते हैं और एसआईआर आप पूरी करते रहिए। अब मतलब कुछ न कुछ हस्तक्षेप किसी न किसी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। नहीं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा, हमें नहीं पता क्या बोलेंगे, कि उसको पुरानी वाली इससे करवा लीजिए, लेकिन आपने तो जो आज की इलेक्टोरल लिस्ट है उसको डाउटफुल कर दिया है, कर ही दिया। तो मुझे तो भरोसा होगा कि पुरानी वाली लिस्ट पर चुनाव ठीक होंगे। मैंने कहा ना कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम बढ़ाकर चीजों को हल करने की जगह कुछ और कठिनाइयों में डाल दिया है, जो और नए विवाद उससे जन्म लेने वाले हैं। और हम लोग सब देखेंगे कि ये किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। क्या राष्ट्रपति शासन, जैसी आप बात कर रहे थे, कि उस परिस्थिति में यह है कि भाई समय बढ़ाइए और राष्ट्रपति शासन तब तक के लिए लगा दीजिए। राष्ट्रपति शासन लगते ही वो चैलेंज होगा अलग से, वो अलग पॉलिटिकल इशू बन जाएगा कि ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स थी एग्जीक्यूटिव की, उसने इलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें फंसा लिया और अल्टीमेटली राष्ट्रपति शासन लगवा लिया। तो ये सब चीजें कुल मिला जुला के अनेक विवाद को, एक विवाद हल करने के लिए अनेक विवाद पैदा करती जा रही हैं, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, जो हम सवाल कर रहे थे कि भाई इतना क्या जरूरी है कि समय पर चुनाव हो? यदि आपने इस व्यवस्था को ही सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया, देखिए जो चल रहा होता है, लेकिन जब आपने कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये ठीक नहीं है इलेक्टोरल लिस्ट, और 1 करोड़ लोगों का नाम आपने उसमें गड़बड़ लिस्ट में डाल दिया, 60 लाख लोगों का, जो आप समझे, तो फिर मैं कैसे भरोसा करूं कि भाई वो चुनाव ठीक होंगे? और यदि वो ठीक नहीं हो रहे उसके साथ, तो फिर क्यों नहीं, इतना क्यों जरूरी है कि चुनाव किए जाएं समय पर? पॉलिटिकल मेरे को फर्क पड़ता नहीं कि सरकार के खिलाफ होगा, ममता जी के फायदे का होगा, या ममता जी के खिलाफ होगा बीजेपी के साथ, ये इशू नहीं है ना, व्यवस्था की बात मैं आपसे। लेकिन फिर वही बात, ये सारी बातें अगर आप सबको शामिल करके नहीं तय करेंगे तो ये तो लिटिगेशन के पॉइंट बनते हैं ना। एक इससे सहमत होगा, दूसरा असहमत होगा। एक को लगेगा इससे हमें राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, हमारे हाथ में सत्ता होगी, दूसरा कहेगा कि ये तो हमारे साथ बेईमानी हो रही है, हम सत्ता में थे, हमको टेक्निकली सत्ताच्युत करके सत्ता अपने हाथ में इन्होंने वाया गवर्नर ले ली है।
गवर्नर्स पे आप जानते ही हैं लिटिगेशन चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी एक वो जो कितने दिन वो बिल अपने पास रख सकते हैं, इसका फैसला पूरा हंगामे में की भेंट चढ़ गया था, और ये सीजीआई जब नहीं थे तो दूसरा फैसला हुआ था, फिर ये आए तो उसको फैसले को बदला गया। ये सब तो वही कुल मिलाकर गवर्नमेंट अभी बहुत तो सारी चीजों में फंसते जा रहे हैं। अब तो जी वही जी गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल पहुंच गए। हाँ, जिन गवर्नर वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें नए लिटिगेशंस को, नए विवाद को, नई असहमतियों को, और कुल मिला के एक ऐसी सिचुएशन को पैदा कर रही हैं जो हमारी इस पूरी चुनाव प्रणाली पर, जिस पर आपने बातचीत शुरू की थी, लगातार अविश्वास अविश्वास और अविश्वास में पहुंचाती जा रही है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तो फिर ऐसे अविश्वास के बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप लोगों को तो आदत ही अविश्वास करने की है, कोई भी चीज को ठीक से देखते नहीं। हम तो उनके इस विश्वास का आदर करेंगे, हम तो आदर करेंगे, वो हम पर, हमारी बात पर अविश्वास करने के अधिकारी हैं, करें। जी, अब ये जो पूरा इस बार के जो 5 चुनाव हो रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक से हो जाएंगे क्या? ये व्यवस्था आप जो आज की तारीख में जो भी है समहाउ। देखिए, बंगाल को के अलावा तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बंगाल में तो ये सब दिक्कतें हैं जिनका आपने उल्लेख किया, बाकी सब जगह तो हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे। हम आज उस पे कि पॉलिटिकल रिपरकशंस पे बात नहीं करेंगे, कौन सी आएगी कोई नहीं आएगी, क्योंकि जी जी आपके पास जो संविधान और कानून की जो आपकी विद्वता है ना, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। इसलिए मैंने अरे वो उस पर बात नहीं की कि ममता जी जीतेंगे कि हिमंता जी जीतेंगे, लेकिन हिमंता जी से याद आया कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग है क्या? नहीं, ये नहीं, यही तो बात हो रही है। इसमें नहीं, काफी दिनों से चुनाव आयोग अनुपस्थित मिल रहा है, और तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता जो चाहते हैं वो कहते हैं। जो मतलब चुनाव आयोग की अपनी किताबों में जो नीति नियम उन्होंने खुद लिखे हैं, उनका ही अनुपालन वो करा पाने में नितांत अक्षम है। और ऐसे मामले सामने हैं जिनको मतलब कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन पर हम किसी कार्रवाई को होते हुए नहीं देखते। तो जो आप शंका कर रहे हैं वो शंका तो है, लेकिन आपका चूंकि विषय आज दूसरा था, तो नहीं, वो ये विषय बोलेगा तो विषय ऐसा लग रहा है कि क्या विषय बात जुड़ा हुई है। हुआ है, ये विषय भी जी, जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जिस तरह की भाषा आसाम जी, के चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको कोई चुनाव आयोग या कोई आयोग कैसे परमिट कर सकता है? और ऐसे फिर नेताओं की बाढ़ आई हुई है। जब आप किसी पर कोई कार्रवाई करते ही नहीं है, या सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं, यही सब चीजें तो मिलजुल के वहां पहुंच रही हैं जहां उनको नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अब जैसे इसकी बात करते आपने बात की, तो अब ममता जी ने भी कल चुनाव के ऐलान से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले वो सैलरी बढ़ा दी, 2000 3000 जो भी की। तो अब उनको भी आप नहीं रोक सकते, तो फिर तो या आप सवाल यह है कहेंगे कि अब सिर्फ चुनाव आयोग को क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट भी तो हमारे कमाल ही कर रहे हैं ना, कुछ कुछ बातें तो उन पर भी कही जा सकती हैं। भाई, बिहार से एक पार्टी जो कम सीट जीती या कम वोट मिला उसको, लेकिन वो पैदा हुई अभी नई, लेकिन वो एक सही मुद्दा लेके आई कि चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो रहे थे, बट रहे थे। ये ठीक है क्या? आपने उसको बेइज्जत करके फेंक दिया कि आप चुनाव हार गए हैं तो आप कोर्ट चले आए हैं, और उससे मिलता जुलता मामला तमिलनाडु से आया, तो आप पूरी सुनवाई उस पर कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है। चुनाव हारना अपराध थोड़ी है। और जबकि वहां चुनाव अनाउंस नहीं था। जी, तो मतलब अब इस समय इंस्टीट्यूशंस एक पे एक ऐसा करते जा रहे हैं कि हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको क्या कहें क्या नहीं कहें। बहुत जगह दूसरी समस्याएं होती हैं कि उनको हम कुछ कह नहीं सकते, और अब तो राजनीति भी यही चाहती है कि उनको भी कुछ न कहा जाए। तो ये हम लोग भी उस परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जहां हम कुछ कह नहीं सकते, और सब कुछ ऐसा घटेगा जो कहने लायक है। चलिए सर, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल फॉल आउट पर फिर से चर्चा करेंगे। वो तो आसान इशू है, और वो तो अब चुनाव के लोग, जनता तय करते हैं, हम लोग तो वैसे ही चर्चा करते हैं। लेकिन ये मुझे लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और उसमें जो शीतल जी हैं जिनकी विद्वता इस पर है। अरे अरे, काहे के लिए भाई, काहे के लिए। बहुत बहुत जय हो शुक्रिया विजय जी, आपके वक्त जय हो निकाला। विजय जी की, बहुत अच्छे विषय पर आपने मौका दिया इतनी देर बोलने का, धन्यवाद आपका। तो नमस्कार। आपको भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये द हॉट शीतल साहब जो है वो पसंद आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और भले ही एक्सरे ना हो, स्पाइन तो रखिए।
नमस्कार।